हेलो दोस्तों, मैं मुरली कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर of the KKDC college, Itawa. Today, again I will discuss about the dry land geomorphology, and in that we will discuss some important points related to the erosional landforms. So now we come on the topic erosional landforms. Before going on the topic on the erosional landforms, now we will discuss about some important points like you already know dry land are divided into some branches. Dry land divided into some another branch like hyper arid area, hyper arid area, हाइपर एरिड एरिया को अति शुष्क प्रदेश, हिंदी में इसको अति शुष्क प्रदेश कहते हैं। हाइपर एरिड एरिया को एरिड एरियाज, एरिड एरियाज, हाइपर एरिड एरियाज और सेमी एरिड एरियाज, सेमी एरिड एरियाज। तो इसका हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिकली डिविजन के भी बारे में बात करेंगे। साइंटिफिकली कैसे इन तीनों को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इसके लिए देखिए एक इंडेक्स है एरिड इंडेक्स। एरिड इंडेक्स, एरिड इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग हिंदी में शुष्कता सूचकांक कहते हैं। शुष्कता सूचकांक, शुष्कता सूचकांक भी इसका नाम है एरिड इंडेक्स का। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसके लिए फॉर्मूला देखिए प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्षा हो गया, हिंदी में इसको वर्षा हो गया। और प्रिसिपिटेशन में हम लोग पोटेंशियल, पोटेंशियल इवोपोरेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। पोटेंशियल इवैपोरेशन यानी संभावित वाष्पोत्सर्जन, संभावित संभावित वाष्पोत्सर्जन, ये हिंदी में इसका नाम है। तो ये फॉर्मूला है, इससे इन तीनों को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एरिड इंडेक्स निकालते हैं। जैसे इसके आधार पर जो एरिड इंडेक्स निकाला गया, एरिड इंडेक्स निकाला गया कैसे जानेंगे, तो इसके लिए इंडेक्स का डेटा आप देखिए, तीनों को हम लोग देखिए। पहले हम लोग ये देखेंगे इसका इंडेक्स का वैल्यू 0.05 से कम है, लेस देन 0.05। अगर हमारा एरिड इंडेक्स इससे लेस आता है, रेनफॉल का, एरिडनेस यानी बरसात आता है, तो वो हाइपर एरिड में आ जाता है, अति शुष्क प्रदेश। एरिड एरिया में क्या आता है, ये देखिए 0.05 से लेकर 0.20 तक उसका होता है एरिड इंडेक्स, 0.05 से 0.20 तक। और सेमी एरिड जो एरियाज होते हैं ये 0.20 से लेकर 0.50 तक होता है। तो इसका भी पैरामीटर वही है, रेनफॉल से ही निकाला जाता है, रेन को ही जज किया जाता है। यहाँ रेन से देखिए, रेन का मतलब रिलेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन से। रेन प्रिसिपिटेशन का ही पार्ट, प्रिसिपिटेशन में ही उसका पार्ट है रेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इससे आपको क्या हाइपर एरिड होता है, क्या एरिड एरिड होता है, क्या सेमी एरिड। मान लीजिए कि आप प्रोफेसर के एग्जाम में गए, तो आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देख रहे हैं, ज्योग्राफी का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो या आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चंस का लिखने के लिए आ गया है, और इस पैरामीटर्स के द्वारा आप तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या एरिड एरिया होता है, क्या हाइपर एरिड होता है, और क्या ड्राई एरिड होता है। तो ये तीनों का आप क्लासिफिकेशन कर बता सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं
कि रुक जा रहा हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं इसको वहाँ सॉल्व कर दूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि ड्राई एरिया में क्या क्या एजेंट एजेंट जोग्राफिकल एजेंट कौन कौन सा, यहाँ ये जोग्राफिकल एजेंट है, भौगोलिक कारक, हिंदी में भौगोलिक कारक इसको कहते हैं, कौन कौन सा है। तो मेनली यहाँ पर देखेंगे विंड है, हम लोग जानते ही हैं, पहले की क्लास से ही देखते आ रहे हैं। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, इथी इथी फॉर्मल, इथी फॉर्मल इसको कहते हैं अल्पकालिक नदियां, अल्पकालिक नदियां। आपको बताया ये है कि सडन रेन होता है, सडन रेन का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मल रिवर स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मल रिवर स्टार्ट हो जाएगा, इससे अल्पकालिक नदियां आ जाएंगी, अल्पकालिक नदियां आ जाएंगी। फिर आप देखेंगे इससे इंटरमीडिएट रिवर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट रिवर, इसको मतलब बारिश हुआ, नदी सूख गई कुछ दिन के बाद, इस तरह के नदियां को, अंतर्वर्ती नदियां को हम लोग इंटरमीडिएट रिवर भी कहते हैं। तो इसके लिए हिंदी में टर्म्स है अंतरायी नदियां, अंतरायी। जाने रहिए दोनों टर्मोलॉजी बिल्कुल जानना चाहिए, हिंदी के हैं तो इंग्लिश वाला जानिए, इंग्लिश के हैं तो हिंदी वाला जानिए। तो ये आपका ज्योग्राफिकल एजेंट हो गया। ये बीन और वाटर, यहाँ से वाटर भी इंपॉर्टेंट है, वाटर से ये रिलेटेड है, ये पॉइंट और विंड से, विंड तो है ही, विंड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिड एरिया के लिए। तो ये आपको ज्योग्राफिकल एजेंट बताएंगे। यहाँ से इस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफिकल एजेंट के बाद विंड है, वाटर है, ये आपका ज्योग्राफिकल एजेंट हो गया, इसको मैं वापस कर देता हूँ, अगली पॉइंट्स बताइए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इरोजनल प्रोसेस के बारे में। इरोजनल प्रोसेस, अपवर्तन का प्रक्रम क्या है, प्रक्रम जिसको हम लोग अपवर्तन यानी कटाव का क्या प्रक्रम, इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो यहां से भी हम लोग पास 3 पॉइंट्स मिलता है। एक है आपका डिप्लेशन, डिप्लेशन फर्स्ट नंबर पर डिप्लेशन, हिंदी में इसके लिए वर्ड शब्द होता है अपवाहन। अपवाहन का मतलब क्या होता है, उड़ाव, उड़ाव का मतलब क्या हो गया, uplifted, uplifted the soil, uplift the soil and blow out at the another place, another place, another place। ये आपका हो गया। डिप्लेशन का मतलब क्या है हिंदी में, अपवाहन, इसको आप उड़ाव कहेंगे, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट हो गया, उड़ा दिया, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सॉइल, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सॉइल, यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं अपलिफ्ट द सॉइल, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सॉइल। ब्लो आउट वहां से उड़ा दिया और उड़ा कर कहां ले गया, अनदर प्लेस पर ले गया। ये डिप्लेशन प्रोसेस एरिड एरिया में काम करता है। दूसरा आपका जो है एब्रेशन, एब्रेशन, एब्रेशन या इसको हम लोग ओरेजन भी कहते हैं, ओरेजन, ओरेजन ए है ये, अगर ओ कर दीजिएगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, उड़न प्रक्रिया में आ जाता है। ओरेजन और कोरोजन में डिफरेंसेस है। ओरेजन का मतलब अपघर्षण, इससे क्या, ये क्या हिंदी में इसका नाम है अपघर्षण, अपघर्षण। ये क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे धूल उड़ता है, मान लीजिए कि एयर ब्लो ब्लो कर रहा है, विंड ब्लो, ब्लोइंग नेचर में है, और उसके साथ धूल कंकड़ बालू पत्थर उड़ रहे हैं, वो जाकर सामने वाले कोई पत्थर से टकराकर उसको तोड़ते हैं, ये एब्रेशन है। जैसे मान लीजिए एक मैं यहाँ से इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर रॉकी एरिया ले लिया, रॉकी एरिया ले लिया, रॉकी रीजन में ले लिया, यहाँ से धूल वगैरह आकर कंकड़ पत्थर इसको तोड़ रहे हैं, यहाँ इससे टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सेक्शन आपका कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यही है एब्रेशन। अब नेक्स्ट है एट्रीशन, एट्रीशन, इसको
इसको हम लोग हिंदी में सन्निकर्षण, सन्निकर्षण, सन्निकर्षण क्या है? जैसे मान लीजिए कि हवा में धूल कण अपने में टकरा, हवा है, हवा को बह रहा है, उसमें धूल कण अपने में टकरा टकरा कर और महीन से महीन कण बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये धूल कण है, ये अपने में कोलैप्स कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है अपने में, खुद में स्वयं में ये कोलैप्स कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन कर देंगे। इन्हीं तीन प्रोसेस के द्वारा इरोजन होता है, तीन प्रोसेसिंग इरोजन के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इतना हम लोग का क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट पर अब आपको मैं बताना चाहूंगा इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में, जो कि आपका अक्सर लिखने को आता है, क्वेश्चन वगैरह में देखेंगे, बीपीएससी में तो जरूर आता है अक्सर, उनको ड्राई लैंड में पता नहीं क्या करें, वहां से आता रहता है, या आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में आता रहता है। ये सब वीक पॉइंट है। अभी हम जेमोलॉजी का सीरीज शुरू किए हैं, तो चैप्टर में हर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ, और धीरे धीरे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे लैंड फॉर्म्स को पहले टेकल करेंगे। अब हम लोग आते हैं यूजनल लैंड फॉर्म्स। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है अफवाहन ब्लॉक, हिंदी में इसका नाम है अफवाहन ब्लॉक। तो पहला हम लोग का इसमें अफवाहन ब्लॉक जो हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग के लिए डिप्रेशन बेसिन है। और डिप्रेशन बेसिन, डिप्रेशन बेसिन है, या इसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक के द्वारा बनाई है। यानी इसके बारे में आप देख रहे हैं कि जो हम लोग पहला फर्स्ट प्रोसेस पढ़े थे डिप्लेशन का, डिप्लेशन का प्रोसेस जो हम लोग पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट है। डिप्लेशन प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। डिप्लेशन मीन्स उड़ाव, उड़ाव की क्रिया इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में रेन होती नहीं है, वर्षा बहुत कम बारिश, सन का रेज आया, यहाँ से सन का रेज आ रहा है, सन रेज पहुंच रहा है, कमजोर कर दिया रॉक्स को धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हीट से मोर हीट से रॉक्स धीरे धीरे कमजोर हो गया, वीक हो गया, वीक सेक्शन में आ गया, वीक हो गया चट्टान। तो क्या हो गया? फिर ये फर्स्ट फेज में हम देखेंगे ऐसा हो रहा है। सेकंड फेज में देखेंगे कि यहाँ का जो डेब्रिस था वो भी कहीं चला गया, डेब्रिस ब्लॉक उड़ गया, उड़ के कहीं दूसरे जगह अनदर प्लेस पर चला गया, और अनदर प्लेस पर जो चला गया इससे क्या बन गया? एक डीप गड्ढा, गर्त बन गया, डीप गड्ढा, गर्त ये बन गया। और जो ये गर्त बना है वही क्या है? वहां आपको डिप्रेशन बेसिन मिल गया। और इसकी जो लास्ट लिमिट तय होती है वो किससे होती है? ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्राउंड वाटर से डिफाइन होता है। ग्राउंड यानी ये कब तक आपका डिप्रेशन हो सकता है, उसकी सीमा निर्धारण करने के लिए ग्राउंड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये हम लोग देख पाए, ग्राउंड वाटर देख पाए। ऐसे ही देखेंगे यूएसए में जो इसका नाम है, यूएसए में इस डिप्रेशन बेसिन का जो नाम दिया गया है, इसके लिए बफेलो वालास प्रयोग किया गया, बफेलो वालास, हिंदी में वही बफेलो वालोस इसको कहते हैं, बफेलो वालोस। तो ये यूएसए में इसका नाम है। इसी प्रकार से मंगोलिया में इसी का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया में इसी का नाम क्या है? पोंगयांग। इसी तरह से देखेंगे नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है उसको पोंगयांग या पोंगयांग, ये बात है। तो पोंगयांग यहाँ पर आपका डिप्रेशन बेसिन बन गया। तो ये आपको दो स्टेज में अच्छा से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट फेज में ये होता है, सेकेंड फेज में ये होता है, और लास्ट इसका लिमिट जो तय किया जाता है वो ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से नीचे कभी डिप्रेशन बेसिन नहीं। कभी कभी डिप्रेशन बेसिन आपको इस तरह का बन सकता है कि वो सी लेवल से भी नीचे गिर जाए, क्योंकि इसका क्या है, इसका मतलब है कि उसके अंदर ग्राउंड वाटर है ही नहीं, ग्राउंड वाटर बहुत डीप में चला गया। ग्राउंड वाटर
जब बहुत डीप में चला गया तो वहाँ पर आपको समुद्र तल से भी नीचे डिप्रेशन मशीन जा सकता है। तो ये हम इस पॉइंट पर पूरा क्लियर कर चुके हैं आपको। अब इतने से आप अभी भी ध्यान दें, फैक्ट भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। अब आप यहाँ पर ये ध्यान क्लियर नेक्स्ट तरह से देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट के लिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट बता। कॉन्सेप्ट मेरे पास कॉन्सेप्ट है, दो चीज है। एक कॉन्सेप्ट मेरे पास है, इधर मैं हाइट दिखा देता हूँ, हाइट दिखा दिया, और इधर मैं वेट दिखा देता हूँ, वेट दिखा देता। ये इधर आपका हाइट, इंक्रीजिंग हाइट है, इधर आपका इंक्रीजिंग वेट। तो आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, इसको जाते हैं ये इधर आपका इस साइड में आप हाइट और इधर हम लोग वेट करते हैं। उधर से भी समझ सकते थे, लेकिन तो दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर वेट कम है, धूल कण का 10 पार्टिकल्स का वेट कम है तो ये बहुत हाई है। और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डस्ट का वेट बढ़ता जाएगा, डस्ट वेट बढ़ता जाएगा, इसका ऊपर हवा में ऊपर उड़ने की, हवा में ऊपर उड़ने की क्षमता इसकी कम हो जाएगी। ये देखिए, हवा में ऊपर उड़ने की क्षमता, हवा में ऊपर उड़ने की क्षमता, उड़ने की क्षमता इसकी डस्ट की कम हो जाएगी। ये आपका है बढ़िया चीज, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट और देखिए, अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन का जो पैरामीटर आप देखेंगे कहाँ तक अपवर्तन ज्यादा होता है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग डिस्टेंस दूरी डिस्टेंस लिख लिया, और दूरी इधर लिख लिया, आप अच्छा करेंगे बेटी है तो आप देखिए जैसे जैसे आपका वेट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, अपवर्तन करने की क्षमता घटती है। ये चीज भी थोड़ा सा वेट आपका जैसे जैसे ग्रो करता है, वेट जैसे जैसे ग्रो करता है, इरोजन यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस इरोजन आपका गिरता जाएगा, इरोजन गिरता जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से सोचें, जैसे आपका वेट का एक सीमा है, वेट आपको देखेंगे कितने सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर की हाइट तक हवा का कैपेसिटी, एकदम बॉटम के लिए यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे तो इरोजन आज अधिक नहीं होगा, यहाँ भी आपका नहीं होगा। 20 सेंटीमीटर यानी आप धरातल से इतना थोड़ा सा ऊपर आए 20 सेंटीमीटर, वहाँ इरोजन का ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आपका इधर आपका हाइट जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ मान लीजिए हमें हाइट दिखा दिया 182 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर इधर हमने रख लिया, तो आपका जैसे जैसे आप देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, इरोजन का पावर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कण का जो साइज है वो महीन होते जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा हम लोग डायरेक्टली क्लास ले रहे हैं तो ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि वेट जैसे जैसे एक लिमिट तक 20 सेंटीमीटर तक कंकड़ पत्थर ज्यादा अपवर्तन करता है, जैसे जैसे और आप ग्रो करते जाते हैं अपवर्तन का क्षमता यानी कटाव का क्षमता घटता जाता है। 182 सेंटीमीटर के बाद देखेंगे बहुत कम ही कटाव। तो इस तरह का पॉइंट हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए, इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे।
ये हम लोग को समझ में गया। हाइट हो गया, इरोजन हो गया। जैसे जैसे हाइट आपका बढ़ता जा रहा है, इरोजन का लेवल भी घटता जा रहा है। ये आपको फाइनल इरोजन हो गया। तो इस तरह से आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इसको हम लोग यूज करते रहें। जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ेगा, कंकड़ पत्थर छोटे हो जाएंगे। कंकड़ पत्थर छोटे होंगे, ऊपर में जाने पर और धूल जैसा हो जाएंगे, इरोजन का लेवल भी कम हो जाएगा। एकदम जड़ में नहीं, यानी जहां से आपने स्टार्ट 0 सेंटीमीटर से किया है तो वहां भी अपवर्तन नहीं होगा। बॉटम में भी धूल कणा आपका नहीं होता है, थोड़ा ऊंचाई लेता है, 30 सेंटीमीटर तक आपका ऊंचाई आपको ले लेता है। इसीलिए देखते हैं अगर हम लोग रेगिस्तान में चले, डेजर्ट में चले, तो हमारे पैरों पर चोट लगता है कंकड़ पत्थर बोल्डर पड़े, जबकि आंखों में धूल जाता है, आंखों में डस्ट पार्टिकल्स। यही ये पिक्चर हम लोग को समझाता है कि आंखों में डस्ट पार्टिकल जाएगा, पैर पर हम लोग को बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर लगेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में कैसे, डेजर्ट में कैसे अपवर्तन होता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग को दिखता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट्स को आप यूज करिएगा, क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन में बड़ी मदद मिलेगी। चलिए हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। इक्वेशन के बाद हम लोग अब बात करेंगे इनसेल वर्ग। इनसेल वर्ग, इनसेल वर्ग हम लोगों को किसने खोज किया? तो इसको बोर्नाहट ने किया था। बोर्नाहट, बोर्नाहट ने, बोर्नाहट ने किया। इनके नाम पर इनसेल वर्ग को बोर्नाहट कहते भी हैं। इन्हीं के नाम पर इनसेल वर्ग को बोर्नाहट कहा जाता है। ये क्या होता है? इसके इसको और जरा सा देखिए, कैसा चित्र होता है इनका, ऐसा चित्र, ऐसा चित्र डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसको देखिए, ये डेजर्ट में, मान लीजिए डेजर्ट है, यहाँ बालू है, बालू है, इस साइड में भी बालू है, इस साइड में भी बालू है, इस साइड में भी बालू है। तो पूरा बालू में ये क्या है? पर्वत बीच है, पर्वत बीच, पर्वत बीच है। डेजर्ट में ये आपको इनसेल वर्ग कैसे दिख रहा है? एक आपको माउंट आइलैंड के रूप में दिख रहा है, माउंट आइलैंड जैसा आपको दिख रहा है। तो इसको माउंट आइलैंड भी कहते हैं, इसको बोर्नाहट भी कहते हैं। अब बनता कैसे, इस पर हम लोग ध्यान दें, तो कैसे बनता है इस पर हम लोग, तो देखिए ये मरुस्थल में है, जहां पर कोमल सैल, कोमल सैल भी हो, कोमल सैल भी हो, हार्ड सॉइल भी हो, यानी सॉफ्ट भी हो और हार्ड भी हो, दोनों, सॉफ्ट हार्ड दोनों। सॉफ्ट रिमूव हो जाता है, किनारा हो जाता है, सॉफ्ट निकल के बाहर आ गया, और हार्ड रह गया, हार्ड रह गया, हार्ड रॉक्स बच गया, सॉफ्ट निकल गया बाहर आ गया। तो जो हार्ड रॉक्स बचा है, हार्ड रॉक्स जो बच गया, वही आपका क्या है? हार्ड रॉक्स बच गया, वो इनका इनसेल हार्ड रॉक्स बच गया। हार्ड रॉक्स को इनसेल वर्ग कहा जाता है। एक चीज और ध्यान देने वाली है, हम लोग का यूपीएससी में भी मेंस लिखने में काम देता है, विद्वानों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पसरगे, पसर ये इनको कहते हैं पसरगे। 1904 में, 1905 में डेविस ने, डेविस, ये दोनों विद्वान हैं, पसरगे भी है, पसरगे हैं, डेविस है। ये दोनों ने कालाहारी डेजर्ट में, कालाहारी डेजर्ट में, कालाहारी डेजर्ट में इसको बताया कि ये लास्ट साइन ऑफ डेजर्ट है, लास्ट साइन, लास्ट साइन ऑफ डेजर्ट, लास्ट साइन ऑफ डेजर्ट, लास्ट साइन ऑफ। इसीलिए इनको मोना डनाक से भी कंपैरिजन किया गया, मोना डनाक से कंपैरिजन किया गया, मोना डनाक। तो ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए ये पॉइंट्स हो गया, तो नोट कर लीजिएगा, इतना से आपका काम चल जाएगा। इनसेल वर्ग वगैरह आपको अपने थार के डेजर्ट में भी मिल जाएगा,
हम डेजर्ट पर भी आपको अगला क्लास आगे क्लासों में लाएंगे। पूरा हम वर्ल्ड का डेजर्ट के बारे में आपसे बात करेंगे, टोटल वर्ल्ड का डेजर्ट, एक एक डेजर्ट का बात हम लोग करेंगे, ताकि हमारा फिल्म का क्वेश्चन भी नहीं गड़बड़ होगा। मेंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम में हम लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मशरूम रॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको हम लोग हिंदी में छत्र शिला कहते हैं, छत्र शिला। इसके बारे में ज़रा देख लीजिए क्या है। ऐसा इसका सेट होता है, ऐसा आपको सेट मिलेगा, बीच में ज़्यादा ही लोडेड, मिडिल पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, मोर लोडेड, मोर लोडेड, मोर लोडेड, बीच में ज़्यादा लोडेड। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको लेके आना है, जो आपको मैंने अभी समझाया, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने ले आया, 20 सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर की हाइट तक मोर इरोजन होगा, और 182 सेंटीमीटर के बाद आपका इरोजन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। 182 सेंटीमीटर तक आपका इरोजन डाउन हो जाएगा। इधर आप हाइट देख सकते हैं। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट को मिलाइए कि देखिए 20 सेंटीमीटर तक ज्यादा कटाव हो गया, 20 सेंटीमीटर के ऊपर धीरे धीरे आपका कटाव क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और जो ये कम होते जा रहा है वो क्या बना देगा, मशरूम रॉक्स बना। तो ये मशरूम रॉक्स के बारे में अच्छा से एक्सप्लेनेशन विद दिस ग्राफ आप अच्छे से पूरा बना सकते हैं। सहारा में इसी को क्या कहते हैं, सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का थर्ड सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। बहुत लोग तो इसको जानते हैं कि यही फर्स्ट है, लेकिन ये थर्ड लार्जेस्ट है, जानिएगा थर्ड लार्जेस्ट। इससे दो हमारे पास लार्जेस्ट और है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक वाले रीजन में है, तो उसमें हम लोग दोनों देखेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल वाला डेजर्ट फर्स्ट और सेकंड है, ये थर्ड में आता है। हम लोग बस केवल जानते हैं सारा डेजर्ट इज द नंबर 1, नो दिस इज द थर्ड। यहाँ पर मशरूम रॉक्स में गारा आपको मिलेगा, गारा मिलेगा। जर्मनी में इसका नाम पिट्जफेल्सन मिल जाएगा, जर्मनी में, जर्मनी में देखिए, जर्मनी में आपको, जर्मनी में आपको क्या मिल जाएगा, पिट्जफेल्सन, पिट्जफेल्सन मिल जाएगा। इसी का नाम है, मशरूम रॉक को ही पूछ दिया कि पिट्जफेल्सन क्या है, तो मशरूम रॉक्स है, गारा क्या है, तो ये भी मशरूम रॉक्स है। तो इस तरह से आपका मशरूम रॉक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा साइंटिफिकली ढंग से ही किसी चीज को पढ़ लेना, बड़ी आसानी से समझा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूस्तंभ के बारे में। भूस्तंभ इसको हम लोग कहते हैं, भूस्तंभ डिमोइसेलस कहते हैं इसको, डिमोइसेलस कहते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान जाए हम लोग। तो ये कैसे बन जाता है, देखेंगे मरुस्थल में जहाँ पर कोमल और कठोर सेल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कोमल सेल के ऊपर एक कठोर सेल, यहाँ पर आपको एक कठोर सेल, ऐसे ऐसे आपको कठोर सेल हो गया, यहाँ पर आपको कठोर सेल। तो कठोर सेल क्या करता है, इधर देखिए इधर का कोमल सेल कट जाएगा, सॉफ्ट रॉक्स कट जाएगा, लेकिन कठोर सेल जो हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स क्या करेगा, हार्ड रॉक्स इसको रेजिस्ट करेगा, प्रतिरोध देगा, कटने से प्रतिरोध देगा, कटने नहीं देगा, रेसिस्ट पैदा करेगा। रेसिस्ट पैदा करेगा तो क्या होगा, ये वाला सेक्शन आप देखेंगे हमेशा बचा है, नीचे वाला सेक्शन आपका बचा है, और जब बच गया तो ये क्या है, एक स्तंभ के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। स्तंभ के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हो गया, डिमोइसेलस, वो स्तंभ। बस इसमें देखिए कुछ नहीं, एक
हार्ड रॉक्स और हार्ड रॉक्स भी है और इसमें सॉफ्ट रॉक्स है। हार्ड रॉक्स अपर एरिया में रहता है, वो सॉफ्ट रॉक्स नीचे होता है, उसको रेजिस्टेंस देता है, उसका एक बॉडी गार्ड टाइप का है, जिससे कि नीचे का सॉफ्ट रॉक्स भी सेफ में है और यही जो ऊपर बॉडी गार्ड है नीचे वाले को ही बचाए रख रहा है, बगल अगल बगल का कट रहा है और इस तरह से आपको जो खड़ा है वो क्या हो जाए डिमोइसिलस। तो डिमोइसिलस भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग एक और बात करेंगे, फिर थोड़ा बहुत जो बच गया है उसको अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग में दिक्कत करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा जीवजन के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। जीवजन क्या है, यहाँ पर देखेंगे कोमल सेल और कठोर सेल लेयर्स के रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कर दिया कठोर रॉक्स, हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक्स, और यहाँ पर आपका सॉफ्ट रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स। तो क्या हुआ, सन के लाइट से धीरे धीरे यहाँ पर रॉक्स कमजोर थोड़ा हुआ, वीक हुआ। वीक होने के बाद नाइट में क्या हो गया, नाइट में थोड़ा सा वीक, मान लीजिए कि यहाँ मैं थोड़ा सा वीक कर दे रहा हूँ, वीक में ड्यू भी जम गया, ड्यू आ गया, ओस आ गया, ड्यू आ गया। इस तरह से लगातार कई दिन से होते होते ये धीरे धीरे रॉक्स कमजोर हो गए, कमजोर थोड़ा होगा, और फिर पवन के द्वारा विंड के द्वारा इसको ब्लो आउट भी कर दिया जाता, ब्लो आउट कर दिया जाता, उड़ा दिया जाता, ब्लो आउट, उड़ा दिया, उड़ा देने से एक छोटा सा गड्ढा होता है और ये देखेंगे ये आता है ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा आता आकृति धीरे धीरे शुरू करने लगेगा, यहाँ पर ऐसा होगा क्योंकि उल्टा दबाव टाइप का नीचे होता है, उल्टा दबाव एक उल्टे एक होगा, धीरे धीरे उसको ग्रो करते हुए गया है। इतना मोटा लेयर नहीं रहेगा, हार्ड रॉक्स का सही है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स का यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है इससे, और फिर उसको हार्ड रॉक्स नीचे मिलने लगेगा, हार्ड रॉक्स फिर से उसको नीचे मिलने लगेगा, हार्ड रॉक्स मिलने लगेगा। यहाँ मान लीजिए सॉफ्ट रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स में थोड़ा उसका साइज बढ़ रहा है, हार्ड रॉक्स का लेयर थोड़ा सा पतला है, उसके नीचे तुरंत जस्ट सॉफ्ट रॉक्स आया है, तो सॉफ्ट रॉक्स में ज्यादा काट दिया, सॉफ्ट रॉक्स में ज्यादा काट दिया, हार्ड रॉक्स में ऐसे। देखिए इसको एक मैं नया से बना दूँ, एक आपको ऐसा स्पीड मिल गया, पतला और पतला करने के लिए और पतला एक जगह दे दिया, ये हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके नीचे हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक्स को लेंगे, सॉफ्ट रॉक्स को लेंगे, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा वो किया, जगह बनाया, फिर धीरे धीरे कोमल सेल में थोड़ा बड़ा कर दिया, और फिर इसके नीचे हार्ड रॉक्स हो, हार्ड रॉक्स हो तो उसका भी थोड़ा सा ऐसे तोड़ दिया और इस तरह से बना दिया। ये ऐसा ना सोच लें कि बहुत छोटा सा दवात है, इसका ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो ऊंचाई भी इसका कम नहीं होता, इसका भी काफ़ी ऊंचाई है। जैसे देखेंगे ये गड्ढा जो है आपका 90 से 150 फीट तक का गड्ढा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 90 से 150 फीट। मीटर में आप देखेंगे मोर देन 30 मीटर है, मोर देन 30 मीटर, 30 मीटर, मोर देन 30 मीटर, इतना बड़ा है ये, कोई ऐसा नहीं है कि छोटा सा एक इंक पॉट बन गया, नहीं, एक बड़ा सा गड्ढा बना। तो इसे मैं पिक्चर बना रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सब थोड़ा सा बना रहा है तो हमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। 90 से 150 फीट तक की ये गड्ढा होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा गड्ढा है कि जो बन गया है पानी का उस तरह से। तो इसमें ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग यार्डान को भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यार्डान के बाद मैं बंद कर दूँगा, और भी है सब वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा देख लेंगे। बस लास्ट पॉइंट यार्डान, यार्डान का यार्डान का यार्डान को देखिए, यहाँ पर आर्थर होम्स, ये जोग्राफर आर्थर होम्स, आर्थर होम्स, आर्थर होम्स, ये बंदा है, जोग्राफर है, हमारे पूर्वज हैं, तो सम्मानीय। इन्होंने इसको कॉक्स
याद रखिएगा। कॉक्सकॉम यार्डान को कहा जाता है, कॉक्सकॉम यार्डान को कहा जाता है। किसने कहा है? आर्थर होम्स ने कहा। या आप कहेंगे कि यार्डान को कॉक्सकॉम किसने कहा? आर्थर होम्स। यहाँ पर आप एक नाम जानेंगे, नाम का महत्वपूर्ण बात है नाम। कभी कभी इस तरह का पीटी में क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए पीजीटी का एग्जाम दिए उसमें आ गया, तो इस तरह के एग्जाम में या प्रोफेसर के भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये इसीलिए यूपीएससी में जरूरी नहीं कि आप कॉक्सकॉम लिखो ही, ये जरूरी नहीं है आपको। तो वहाँ तो यूपीएससी वगैरह तो कॉन्सेप्ट का चीज है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है वही यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स वर्टिकली है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हार्ड रॉक्स, यहाँ सॉफ्ट रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स, यहाँ सॉफ्ट रॉक्स, यहाँ हार्ड रॉक्स। ये केवल ऊपर में ही नहीं है, पूरा एक पिलर ही आप मान के चलिए इस तरह से वर्टिकली है, ये वर्टिकली वर्टिकल है, लंबवत। तो क्या होगा? अब इसके बाद ऐसा देखिएगा, जैसे हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है यहाँ, सॉफ्ट रॉक्स देखिए यहाँ बिल्कुल कट गया, ये गायब हो गया, ये वाला खंड क्या हो गया? डिसएपियर हो गया, कट गया, डिसएपियर हो गया, गायब ही हो गया। और हार्ड रॉक्स का ही किनारा किनारा कट गया, ये भी कट गए, इधर से भी देखेंगे ये भी कट गए, बीच का भाग गायब हो गया। यहाँ हार्ड रॉक्स है, ये भी कटा पटा है। ऐसे ये आपका क्या हो गया? काम हो गया। आप जो सॉफ्ट वाले हैं ऐसे आप थोड़ा बहुत मानेंगे जोड़ देंगे, ऐसे किनारा वाला हार्ड रॉक्स का भी ये भी पार्ट आपका क्या है? कट जाएगा, ये आपका वर्टिकली ये हो गया। तो इसका भी देखेंगे, इसका भी चौड़ाई में आप देखेंगे, चौड़ाई में आपको 30 फीट से लेकर 120 फीट तक ये मिल जाएगा। 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 30 फीट से 120 फीट तक मिल जाएगा। और हाइट में देखेंगे 20 फीट तक का ये हाइट आपको मिलेगा, 20 फीट। तो ये यार्डान है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझाया होगा। और भी अभी बचे हुए हैं, जैसे ट्राइकांटर है, वेंटिफैक्ट है, ज्यादा सिले हैं, पूल तथा खिड़की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, नहीं तो हमें अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाएगा। तो यही तक हम रखते हैं। थैंक यू।